एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 2 जेम्स क्लियर द्वारा। आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती हैं और इसके विपरीत। बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान क्यों है और अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल? कुछ ही चीजें आपके जीवन पर आपकी दैनिक आदतों को सुधारने से ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती हैं। और फिर भी यह संभावना है कि अगले साल इस समय आप कुछ बेहतर करने के बजाय वही काम कर रहे होंगे। अच्छी आदतों को कुछ दिनों से ज्यादा समय तक बनाए रखना अक्सर मुश्किल लगता है, भले ही ईमानदारी से प्रयास किया जाए और कभी कभार प्रेरणा मिले। व्यायाम, ध्यान, जर्नलिंग और खाना पकाने जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए ठीक रहती हैं और फिर परेशानी बन जाती हैं। हालांकि एक बार जब आपकी आदतें बन जाती हैं तो वे हमेशा के लिए बनी रहती हैं, खासकर अवांछित आदतें। हमारे सबसे अच्छे इरादों के बावजूद जंक फूड खाने, बहुत ज्यादा टीवी देखने, टालमटोल करने और धूम्रपान करने जैसी अस्वास्थ्यकर आदतों को छोड़ना असंभव लग सकता है। अपनी आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौतीपूर्ण है। 1. हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं और 2. हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले बिंदु को संबोधित करूंगा। अगले अध्यायों में मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। हमारी पहली गलती यह है कि हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। मेरा क्या मतलब है, ये समझने के लिए मान लीजिए कि परिवर्तन 3 स्तरों पर हो सकता है। आप उन्हें प्याज की परतों की तरह कल्पना कर सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन की 3 परतें। पहली परत आपके परिणामों को बदलने से संबंधित है। ये स्तर आपके परिणामों को बदलने से संबंधित है। वजन कम करना, किताब प्रकाशित करना, चैंपियनशिप जीतना। आपके द्वारा निर्धारित अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से जुड़े हैं। दूसरी परत आपकी प्रक्रिया को बदलने से संबंधित है। ये स्तर आपकी आदतों और प्रणालियों को बदलने से संबंधित है। जिम में एक नई दिनचर्या को लागू करना, बेहतर वर्कफ्लो के लिए अपने डेस्क को साफ करना, ध्यान अभ्यास विकसित करना। आपके द्वारा बनाई गई अधिकांश आदतें इस स्तर से जुड़ी हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान को बदलना है। ये स्तर आपकी मान्यताओं को बदलने से संबंधित है। आपका विश्व दृष्टिकोण, आपकी आत्म छवि, अपने और दूसरों के बारे में आपके निर्णय। आपके द्वारा धारण किए जाने वाले अधिकांश विश्वास, धारणाएं और पूर्वाग्रह इस स्तर से जुड़े हैं। परिणाम इस बारे में है कि आपको क्या मिलता है। प्रक्रियाएं इस बारे में है कि आप क्या करते हैं। पहचान इस बारे में है कि आप क्या मानते हैं। जब ऐसी आदतें बनाने की बात आती है जो स्थायी हों, जब 1% सुधार की प्रणाली बनाने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं है कि एक स्तर दूसरे से बेहतर या बुरा है। बदलाव के सभी स्तर अपने अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा है। बहुत से लोग अपनी आदतों को बदलने की प्रक्रिया इस बात पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। ये हमें परिणाम आधारित आदतों की ओर ले जाता है। विकल्प पहचान आधारित आदतें बनाना है। इस दृष्टिकोण के साथ हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। कल्पना करें कि 2 लोग सिगरेट पीने से मना कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट पीने की पेशकश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह एक उचित प्रतिक्रिया की तरह लगता है, लेकिन यह व्यक्ति अभी भी मानता है कि वह एक धूम्रपान करने वाला है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनका व्यवहार बदल जाएगा, जबकि वे उसी विश्वास को लेकर चल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति यह कहकर मना कर देता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूं। यह एक छोटा सा अंतर है, लेकिन ये कथन पहचान में बदलाव का संकेत देता है। धूम्रपान उनके पिछले जीवन का हिस्सा था, न कि उनके वर्तमान जीवन का। वे अब खुद को धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं पहचानते। ज्यादातर लोग अपनी पहचान बदलने के बारे में तब भी नहीं सोचते जब वे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे बस सोचते हैं, मैं पतला होना चाहता हूं, परिणाम, और अगर मैं इस आहार पर टिका रहा तो मैं पतला हो जाऊंगा। प्रक्रिया, वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए, ये तय करते हैं, बिना उन विश्वासों पर विचार किए जो उनके कार्यों को प्रेरित करते हैं। वे कभी भी खुद को देखने का तरीका नहीं बदलते हैं और उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। हर क्रिया प्रणाली के पीछे विश्वासों की एक प्रणाली होती है। लोकतंत्र की प्रणाली स्वतंत्रता, बहुमत के शासन और सामाजिक समानता जैसी मान्यताओं पर आधारित होती है।
तानाशाही की प्रणाली में पूर्ण अधिकार और सख्त आज्ञाकारिता जैसी मान्यताओं का एक बहुत अलग सेट होता है। आप लोकतंत्र में अधिक लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने के कई तरीकों की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन तानाशाही में ऐसा व्यवहार परिवर्तन कभी भी जमीन पर नहीं उतरेगा। ये प्रणाली की पहचान नहीं है। मतदान एक ऐसा व्यवहार है जो कुछ खास मान्यताओं के तहत असंभव है। चाहे हम व्यक्तियों, संगठनों या समाजों पर चर्चा कर रहे हों, एक समान पैटर्न मौजूद है। विश्वासों और मान्यताओं का एक सेट होता है जो सिस्टम को आकार देता है। आदतों के पीछे एक पहचान होती है। जो व्यवहार स्वयं के साथ असंगत है, वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। आप अधिक धन चाहते हैं, लेकिन यदि आपकी पहचान ऐसे व्यक्ति की है जो सृजन करने के बजाय उपभोग करता है, तो आप कमाने के बजाय खर्च करने की ओर आकर्षित होते रहेंगे। आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन यदि आप उपलब्धि से अधिक आराम को प्राथमिकता देते हैं, तो आप प्रशिक्षण के बजाय आराम करने की ओर आकर्षित होंगे। यदि आप अपने पिछले व्यवहार को जन्म देने वाली अंतर्निहित मान्यताओं को कभी नहीं बदलते हैं, तो अपनी आदतों को बदलना कठिन है। आपके पास एक नया लक्ष्य और एक नई योजना है, लेकिन आपने खुद को नहीं बदला है। बोल्डर, कोलोराडो के एक उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी एक अच्छा उदाहरण प्रदान करती है। जब से मैं याद कर सकता हूँ, मैं अपने नाखूनों को चबाता रहा हूँ, क्लार्क ने मुझे बताया। जब मैं छोटा था, तब यह एक नर्वस आदत के रूप में शुरू हुआ और फिर एक अवांछनीय सौंदर्य अनुष्ठान में बदल गया। एक दिन मैंने अपने नाखूनों को तब तक चबाना बंद करने का संकल्प लिया जब तक कि वे थोड़े बड़े न हो जाएं। केवल सचेत इच्छाशक्ति के माध्यम से मैं ऐसा करने में सफल रहा। फिर क्लार्क ने कुछ आश्चर्यजनक किया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पत्नी से मेरा पहला मैनिक्योर शेड्यूल करने के लिए कहा। मेरा विचार था कि अगर मैं अपने नाखूनों की देखभाल के लिए पैसे देना शुरू कर दूं, तो मैं उन्हें चबाऊंगा नहीं। और यह काम कर गया, लेकिन पैसे के लिए नहीं। हुआ ये कि मैनिक्योर ने मेरी उंगलियों को पहली बार बहुत अच्छा बना दिया। मैनिक्योरिस्ट ने यह भी कहा कि चबाने के अलावा मेरे नाखून बहुत स्वस्थ और आकर्षक हैं। अचानक मुझे अपने नाखूनों पर गर्व होने लगा, और भले ही मैंने कभी ऐसा करने की इच्छा नहीं की थी, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ा। मैंने तब से अपने नाखूनों को कभी नहीं चबाया, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मुझे अपने नाखूनों की उचित देखभाल करने पर गर्व है। आंतरिक प्रेरणा का अंतिम रूप तब होता है जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। ये कहना एक बात है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ये चाहता है। ये कहना बिल्कुल अलग बात है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ये चाहता है। अपनी पहचान के किसी खास पहलू पर आपको जितना ज्यादा गर्व होगा, आप उससे जुड़ी आदतों को बनाए रखने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेरित होंगे। अगर आपको अपने बालों पर गर्व है, तो आप उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए कई तरह की आदतें विकसित करेंगे। अगर आपको अपने बाइसेप्स के आकार पर गर्व है, तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आप ऊपरी शरीर की कसरत कभी न छोड़ें। अगर आपको अपने बुने हुए स्कार्फ पर गर्व है, तो आप हर हफ्ते घंटों बुनाई में बिताएंगे। एक बार जब आपका गर्व इसमें शामिल हो जाता है, तो आप अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए जी जान से लड़ेंगे। सच्चा व्यवहार परिवर्तन पहचान परिवर्तन है। आप प्रेरणा के कारण कोई आदत शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप केवल इसलिए उस आदत से चिपके रहेंगे क्योंकि वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। कोई भी व्यक्ति खुद को 1 या 2 बार जिम जाने या स्वस्थ भोजन करने के लिए मना सकता है, लेकिन अगर आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते हैं, तो दीर्घकालिक परिवर्तनों के साथ बने रहना मुश्किल है। सुधार केवल अस्थायी होते हैं जब तक कि वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा ना बन जाएं। लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य पाठक बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य धावक बनना है। लक्ष्य कोई वाद्य यंत्र सीखना नहीं है, लक्ष्य संगीतकार बनना है। आपका व्यवहार आमतौर पर आपकी पहचान का प्रतिबिंब होता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, या तो सचेत रूप से या अनजाने में। शोध से पता चला है कि एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान के किसी विशेष पहलू पर विश्वास कर लेता है, तो उसके उस विश्वास के अनुरूप कार्य करने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, जो लोग मतदाता होने के रूप में पहचाने जाते हैं, उनके मतदान करने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो केवल ये दावा करते हैं कि मतदान एक ऐसा कार्य है जिसे वे करना चाहते हैं। इसी तरह, जो व्यक्ति अपनी पहचान में व्यायाम को शामिल करता है, उसे खुद को प्रशिक्षित करने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सही काम करना आसान है। आखिरकार,
जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान पूरी तरह से संरेखित हो जाती है, तो आप अब व्यवहार परिवर्तन का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं। आप बस उस तरह के व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे होते हैं जैसा आप पहले से ही खुद को मानते हैं। आदत निर्माण के सभी पहलुओं की तरह ये भी एक दोधारी तलवार है। जब आपके लिए काम करता है तो पहचान परिवर्तन आत्म सुधार के लिए एक शक्तिशाली बल हो सकता है। हालांकि जब आपके खिलाफ काम करता है तो पहचान परिवर्तन एक अभिशाप हो सकता है। एक बार जब आप कोई पहचान अपना लेते हैं तो उसके प्रति आपकी निष्ठा आपके बदलाव की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बहुत से लोग जीवन में संज्ञानात्मक नींद में चलते हैं, आंख मूंदकर अपनी पहचान से जुड़े मानदंडों का पालन करते हैं। मुझे दिशा निर्देश देने में दिक्कत होती है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता। मुझे लोगों के नाम याद रखने में दिक्कत होती है। मैं हमेशा देर से आता हूँ। मैं तकनीक में अच्छा नहीं हूँ। मैं गणित में बहुत खराब हूँ। और हजारों अन्य प्रकार। जब आप सालों तक खुद से कोई कहानी दोहराते रहते हैं तो इन मानसिक खांचों में फंसना और उन्हें एक तथ्य के रूप में स्वीकार करना आसान होता है। समय के साथ आप कुछ कार्यों का विरोध करना शुरू कर देते हैं क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। अपनी आत्म छवि को बनाए रखने और अपने विश्वासों के अनुरूप व्यवहार करने का आंतरिक दबाव होता है। आप खुद का विरोध करने से बचने के लिए हर संभव तरीका खोजते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितना अधिक गहराई से जुड़ा होता है, उसे बदलना उतना ही कठिन होता है। आपकी संस्कृति जो मानती है उस पर विश्वास करना, समूह पहचान या अपनी आत्म छवि, व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखने वाला काम करना सहज महसूस हो सकता है, भले ही वो गलत हो। किसी भी स्तर पर सकारात्मक बदलाव के लिए सबसे बड़ी बाधा व्यक्तिगत, टीम, समाज पहचान संघर्ष है। अच्छी आदतें तर्कसंगत समझ में आ सकती हैं, लेकिन अगर वे आपकी पहचान के साथ संघर्ष करती हैं, तो आप उन्हें अमल में लाने में विफल रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से जूझ सकते हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं या बहुत थके हुए हैं या बहुत अधिक अभिभूत हैं या सैकड़ों अन्य कारण हैं। हालांकि लंबे समय में आप अपनी आदतों से चिपके रहने में विफल हो जाते हैं। इसका असली कारण ये है कि आपकी आत्म छवि आपके रास्ते में आ जाती है। यही कारण है कि आप अपनी पहचान के एक संस्करण से बहुत अधिक जुड़ नहीं सकते। प्रगति के लिए भूलने की आवश्यकता होती है। खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए आपको अपनी मान्यताओं को लगातार संपादित करने और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करने की आवश्यकता होती है। ये हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है। यदि आपकी मान्यताएं और विश्वदृष्टि आपके व्यवहार में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो वे सबसे पहले कहाँ से आती हैं? आपकी पहचान वास्तव में कैसे बनती है? और आप अपनी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे जोर दे सकते हैं जो आपकी सेवा करते हैं और धीरे धीरे उन हिस्सों को मिटा देते हैं जो आपको बाधा पहुंचाते हैं? अपनी पहचान बदलने की 2 चरणीय प्रक्रिया। आपकी पहचान आपकी आदतों से उभरती है। आप पहले से तय मान्यताओं के साथ पैदा नहीं होते। हर मान्यता, जिसमें खुद के बारे में मान्यताएं भी शामिल हैं, अनुभव के जरिए सीखी और निर्धारित की जाती हैं। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो आपकी आदतें ही आपकी पहचान को मूर्त रूप देती हैं। जब आप हर दिन अपना बिस्तर बनाते हैं, तो आप एक संगठित व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं, तो आप एक रचनात्मक व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जब आप हर दिन प्रशिक्षण लेते हैं, तो आप एक एथलेटिक व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जितना अधिक आप किसी व्यवहार को दोहराते हैं, उतना ही आप उस व्यवहार से जुड़ी पहचान को मजबूत करते हैं। वास्तव में, पहचान शब्द मूल रूप से लैटिन शब्दों असेंटिटास से लिया गया है, जिसका अर्थ है होना, और आइडेंटिडेम, जिसका अर्थ है बार बार। आपकी पहचान वस्तुतः आपका बार बार होना है। अभी आपकी जो भी पहचान है, आप उसे केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि आपके पास उसका सबूत है। यदि आप 20 वर्षों तक हर रविवार को चर्च जाते हैं, तो आपके पास सबूत है कि आप धार्मिक हैं। यदि आप हर रात 1 घंटे जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो आपके पास सबूत है कि आप अध्ययनशील हैं। यदि आप बर्फबारी के दौरान भी जिम जाते हैं, तो आपके पास सबूत है कि आप फिटनेस के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी विश्वास के लिए आपके पास जितना अधिक सबूत होगा, आप उतनी ही दृढ़ता से उस पर विश्वास करेंगे। अपने शुरुआती जीवन के अधिकांश समय में मैंने खुद को लेखक नहीं माना। यदि आप मेरे किसी हाई स्कूल शिक्षक या कॉलेज के प्रोफेसर से पूछें, तो वे आपको बताएंगे कि मैं एक औसत लेखक था, निश्चित रूप से कोई असाधारण लेखक नहीं। जब मैंने अपना लेखन करियर शुरू किया,
तो मैंने पहले कुछ वर्षों तक हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, वैसे वैसे एक लेखक के रूप में मेरी पहचान भी बढ़ती गई। मैंने एक लेखक के रूप में शुरुआत नहीं की थी। मैं अपनी आदतों के जरिए एक लेखक बना। बेशक, आपकी आदतें ही एकमात्र ऐसी क्रियाएं नहीं हैं जो आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति के आधार पर वे आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जीवन में प्रत्येक अनुभव आपकी आत्मछवि को बदलता है, लेकिन ये संभावना नहीं है कि आप खुद को एक फुटबॉल खिलाड़ी मानेंगे क्योंकि आपने एक बार गेंद को किक किया था, या एक कलाकार मानेंगे क्योंकि आपने एक तस्वीर बनाई थी। हालांकि जैसे जैसे आप इन क्रियाओं को दोहराते हैं, सबूत जमा होते जाते हैं और आपकी आत्मछवि बदलने लगती है। एक बार के अनुभवों का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि आदतों का प्रभाव समय के साथ मजबूत होता जाता है, जिसका अर्थ है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देने वाले अधिकांश सबूतों का योगदान देती हैं। इस तरह आदतें बनाने की प्रक्रिया वास्तव में खुद बनने की प्रक्रिया है। ये क्रमिक विकास है। हम अपनी उंगलियों को चटकाकर और पूरी तरह से नया बनने का फैसला करके नहीं बदलते। हम थोड़ा थोड़ा करके, दिन ब दिन, आदत दर आदत बदलते हैं। हम लगातार अपने आप में सूक्ष्म विकास से गुजर रहे हैं। प्रत्येक आदत एक सुझाव की तरह है। अरे, शायद मैं ऐसा ही हूँ। यदि आप कोई किताब खत्म करते हैं, तो शायद आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसे पढ़ना पसंद है। यदि आप जिम जाते हैं, तो शायद आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसे व्यायाम पसंद है। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं, तो शायद आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसे संगीत पसंद है। आप जो भी कार्य करते हैं, वो उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जिसे आप बनना चाहते हैं। कोई भी एक उदाहरण आपकी मान्यताओं को नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे वोट बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी नई पहचान के प्रमाण भी मिलते हैं। यही एक कारण है कि सार्थक परिवर्तन के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतें एक नई पहचान का प्रमाण देकर सार्थक अंतर ला सकती हैं। और अगर कोई परिवर्तन सार्थक है, तो यह वास्तव में बड़ा है। छोटे छोटे सुधार करने का यही विरोधाभास है। इन सब को एक साथ रखते हुए, आप देख सकते हैं कि आदतें आपकी पहचान बदलने का मार्ग हैं। आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे व्यवहारिक तरीका यह है कि आप जो करते हैं, उसे बदलें। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं, तो आप एक लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं, तो आप एक संगीतकार होते हैं। हर बार जब आप कसरत शुरू करते हैं, तो आप एक एथलीट होते हैं। हर बार जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं, तो आप एक नेता होते हैं। हर आदत से न केवल परिणाम मिलते हैं, बल्कि आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण बात सिखाती है, खुद पर भरोसा करना। आप यह मानने लगते हैं कि आप वास्तव में ये सब कर सकते हैं। जब वोट बढ़ते हैं और सबूत बदलने लगते हैं, तो आप खुद को जो कहानी सुनाते हैं, वो भी बदलने लगती है। बेशक, यह विपरीत तरीके से भी काम करता है। हर बार जब आप कोई बुरी आदत चुनते हैं, तो यह उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी खबर यह है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों के लिए वोट होंगे। चुनाव जीतने के लिए आपको सर्वसम्मति से वोट की जरूरत नहीं है, आपको बस बहुमत की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी बुरे व्यवहार या अनुत्पादक आदत के लिए कुछ वोट डालते हैं। आपका लक्ष्य बस ज्यादातर समय जीतना है। नई पहचान के लिए नए सबूत की जरूरत होती है। अगर आप वही वोट डालते रहेंगे जो आप हमेशा डालते आए हैं, तो आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आपको हमेशा मिलते आए हैं। अगर कुछ नहीं बदलता है, तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। यह एक सरल 2-चरणीय प्रक्रिया है। 1. तय करें कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। 2. छोटी छोटी जीत के साथ खुद को ये साबित करें। सबसे पहले, तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये किसी भी स्तर पर लागू होता है, एक व्यक्ति के रूप में, एक टीम के रूप में, एक समुदाय के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में। आप किसके लिए खड़े होना चाहते हैं? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? ये बड़े सवाल हैं, और बहुत से लोग निश्चित नहीं हैं कि कहां से शुरुआत करें, लेकिन वे जानते हैं कि वे किस तरह के परिणाम चाहते हैं। 6 पैक एब्स पाना, या कम चिंतित महसूस करना, या अपनी सैलरी को दोगुना करना। ये ठीक है। वहां से शुरू करें और अपने इच्छित परिणामों से लेकर उस व्यक्ति के प्रकार तक पीछे की ओर काम करें जो उन परिणामों को प्राप्त कर सकता है। अपने आप से पूछें, वो व्यक्ति कौन है जो वो परिणाम प्राप्त कर सकता है जो मैं चाहता हूँ? वो व्यक्ति कौन है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है?
वो व्यक्ति कौन है जो एक नई भाषा सीख सकता है? वो व्यक्ति कौन है जो एक सफल स्टार्टअप चला सकता है? उदाहरण के लिए, वो व्यक्ति कौन है जो किताब लिख सकता है? ये संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सुसंगत और विश्वसनीय हो। अब आपका ध्यान किताब लिखने, परिणाम आधारित से हटकर उस व्यक्ति बनने पर केंद्रित हो जाता है जो सुसंगत और विश्वसनीय हो। पहचान आधारित इस प्रक्रिया से ऐसी मान्यताएं पैदा हो सकती हैं। मैं एक ऐसी शिक्षिका हूं जो अपने छात्रों के लिए खड़ी होती है। मैं एक ऐसी डॉक्टर हूं जो प्रत्येक रोगी को वो समय और सहानुभूति देती है जिसकी उसे आवश्यकता है। मैं एक ऐसी प्रबंधक हूं जो अपने कर्मचारियों की वकालत करती है। एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छित पहचान को सुदृढ़ करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। मेरी एक मित्र है जिसने खुद से यह पूछकर 100 पाउंड से अधिक वजन कम किया, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? पूरे दिन वह इस सवाल का इस्तेमाल एक मार्गदर्शक के रूप में करती थी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति पैदल चलेगा या टैक्सी लेगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बरिटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने सोचा कि अगर वो लंबे समय तक एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है, तो अंततः वो व्यक्ति बन जाएगी। वो सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा इस पुस्तक में एक अन्य प्रमुख विषय से हमारा पहला परिचय है, फीडबैक लूप। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं, और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। ये दो तरफा सड़क है। सभी आदतों का निर्माण एक फीडबैक लूप है, एक अवधारणा जिसे हम अगले अध्याय में गहराई से समझेंगे, लेकिन अपने मूल्यों, सिद्धांतों और पहचान को अपने परिणामों के बजाय लूप को चलाने देना महत्वपूर्ण है। ध्यान हमेशा उस प्रकार का व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, न कि किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने पर। आदतें महत्वपूर्ण क्यों हैं? पहचान में बदलाव आदत में बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पुस्तक का शेष भाग आपको अपने आप में, अपने परिवार में, अपनी टीम में, अपनी कंपनी में और जहां भी आप चाहें, बेहतर आदतें बनाने के बारे में चरण दर चरण निर्देश प्रदान करेगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप उस तरह के व्यक्ति बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं? पहला कदम क्या या कैसे नहीं है, बल्कि कौन है। आपको ये जानना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। अन्यथा, बदलाव की आपकी तलाश बिना पतवार वाली नाव की तरह है। और इसीलिए हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आपके पास अपने बारे में अपनी मान्यताओं को बदलने की शक्ति है। आपकी पहचान पत्थर की लकीर नहीं है। आपके पास हर पल एक विकल्प है। आप अपनी पसंद की पहचान चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनी पसंद की आदतों से मजबूत करना चाहते हैं। और यह हमें इस पुस्तक के गहरे उद्देश्य और आदतों के महत्व के वास्तविक कारण तक ले जाता है। बेहतर आदतें बनाने का मतलब अपने दिन को जीवन के हैक से भरना नहीं है। इसका मतलब हर रात एक दांत साफ करना या हर सुबह ठंडे पानी से नहाना या हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनना नहीं है। ये सफलता के बाहरी उपायों जैसे कि अधिक पैसा कमाना, वजन कम करना या तनाव कम करना नहीं है। आदतें आपको ये सभी चीजें हासिल करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन मूल रूप से वे कुछ पाने के बारे में नहीं हैं। वे कोई बनने के बारे में हैं। आखिरकार, आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको उस तरह का व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। वे वो माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप अपने बारे में अपनी गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। सचमुच, आप अपनी आदतें बन जाते हैं। अध्याय सारांश। परिवर्तन के 3 स्तर हैं: परिणाम परिवर्तन, प्रक्रिया परिवर्तन और पहचान परिवर्तन। अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित न करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि आप कौन बनना चाहते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से ही उभरती है। हर क्रिया एक वोट है कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए आपको लगातार अपने विश्वासों को संपादित करने और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करने की आवश्यकता होती है। आदतें मायने रखती हैं, इसका असली कारण यह नहीं है कि वे आपको बेहतर परिणाम दे सकती हैं, हालांकि वे ऐसा कर सकती हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके बारे में आपके विश्वासों को बदल सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 3 जेम्स क्लियर द्वारा 4 सरल चरणों में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। 1898 में एडवर्ड थॉर्नडाइक नामक एक मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया जिसने हमारी इस समझ की नींव रखी कि आदतें कैसे बनती हैं और कौन से नियम हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। थॉर्नडाइक जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने में रुचि रखते थे और उन्होंने बिल्लियों के साथ काम करना शुरू किया।
वो प्रत्येक बिल्ली को एक उपकरण के अंदर रखते थे जिसे पहेली बॉक्स के रूप में जाना जाता था। बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बिल्ली किसी साधारण कार्य जैसे कि रस्सी के लूप को खींचकर, लीवर दबाकर या प्लेटफॉर्म पर कदम रखकर दरवाजे से भाग सकती थी। उदाहरण के लिए, एक बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर बॉक्स के किनारे एक दरवाज़ा खुल जाता था। एक बार दरवाज़ा खुल जाने के बाद बिल्ली बाहर निकल सकती थी और खाने के कटोरे की ओर भाग सकती थी। ज्यादातर बिल्लियां बॉक्स के अंदर रखे जाने के तुरंत बाद भागना चाहती थीं। वे कोनों में अपनी नाक घुसाती थीं, अपने पंजे छेदों में डालती थीं और ढीली वस्तुओं को अपने पंजे से पकड़ती थीं। कुछ मिनटों की खोजबीन के बाद बिल्लियां जादुई लीवर दबाती, दरवाज़ा खुल जाता और वे भाग जाती। थॉर्नडाइक ने कई परीक्षणों में प्रत्येक बिल्ली के व्यवहार को ट्रैक किया। शुरुआत में जानवर बेतरतीब ढंग से बॉक्स के चारों ओर घूमते थे, लेकिन जैसे ही लीवर दबाया गया और दरवाज़ा खुला, सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे प्रत्येक बिल्ली ने लीवर दबाने की क्रिया को बॉक्स से बाहर निकलने और भोजन तक पहुंचने के इनाम के साथ जोड़ना सीख लिया। 20 से 30 परीक्षणों के बाद यह व्यवहार इतना स्वचालित और अभ्यस्त हो गया कि बिल्ली कुछ सेकंड के भीतर भाग सकती थी। उदाहरण के लिए, थॉर्नडाइक ने नोट किया, बिल्ली 12 ने ये कार्य करने के लिए निम्नलिखित समय लिया: 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7। पहले 3 परीक्षणों के दौरान बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग गई। अंतिम 3 परीक्षणों के दौरान ये औसतन 6.3 सेकंड में भाग गई। अभ्यास के साथ प्रत्येक बिल्ली ने कम गलतियां की और उनकी हरकतें तेज और अधिक स्वचालित हो गईं। एक ही गलती को दोहराने के बजाय बिल्ली ने सीधे समाधान पर पहुंचना शुरू कर दिया। अपने अध्ययनों से थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहा, जिन व्यवहारों के बाद संतोषजनक परिणाम मिलते हैं वे दोहराए जाते हैं और जो अप्रिय परिणाम उत्पन्न करते हैं उनकी दोहराए जाने की संभावना कम होती है। उनका काम इस बात पर चर्चा करने के लिए एकदम सही शुरुआती बिंदु प्रदान करता है कि हमारे अपने जीवन में आदतें कैसे बनती हैं। ये कुछ बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है, जैसे आदतें क्या हैं और मस्तिष्क उन्हें बनाने की जहमत क्यों उठाता है। आपका मस्तिष्क आदतें क्यों बनाता है? आदत एक ऐसा व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि वो स्वचालित हो गया है। आदत बनाने की प्रक्रिया परीक्षण और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी आप जीवन में किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो आपके मस्तिष्क को निर्णय लेना होता है, मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूं? पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आपको यकीन नहीं होता कि इसे कैसे हल किया जाए। थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह आप बस ये देखने के लिए चीज़ों को आजमा रहे हैं कि क्या काम करता है। इस अवधि के दौरान मस्तिष्क में तंत्रिका संबंधी गतिविधि अधिक होती है। आप स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं और कैसे कार्य करना है इस बारे में सचेत निर्णय ले रहे हैं। आप ढेर सारी नई जानकारी ले रहे हैं और उन सभी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मस्तिष्क सबसे प्रभावी कार्रवाई का तरीका सीखने में व्यस्त है। कभी कभी लीवर पर दबाव डालने वाली बिल्ली की तरह आप एक समाधान पर ठोकर खाते हैं। आप चिंतित महसूस कर रहे हैं और आप पाते हैं कि दौड़ने से आप शांत हो जाते हैं। आप काम के लंबे दिन से मानसिक रूप से थके हुए हैं और आप सीखते हैं कि वीडियो गेम खेलना आपको आराम देता है। आप खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं और फिर बैम, एक इनाम। जब आप किसी अप्रत्याशित इनाम पर ठोकर खाते हैं तो आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल देते हैं। आपका मस्तिष्क तुरंत उन घटनाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर देता है जो इनाम से पहले हुई थीं। 1 मिनट रुकिए, यह अच्छा लगा, मैंने उससे ठीक पहले क्या किया था। ये सभी मानवीय व्यवहार के पीछे फीडबैक लूप है। कोशिश करें, असफल हों, सीखें, अलग तरीके से कोशिश करें। अभ्यास के साथ बेकार की हरकतें फीकी पड़ जाती हैं और उपयोगी क्रियाएं प्रबल हो जाती हैं। यह एक आदत बनाने जैसा है। जब भी आप बार बार किसी समस्या का सामना करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करना शुरू कर देता है। आपकी आदतें स्वचालित समाधानों की एक श्रृंखला मात्र हैं जो उन समस्याओं और तनावों को हल करती हैं जिनका आप नियमित रूप से सामना करते हैं। जैसा कि व्यवहार वैज्ञानिक जेसन
हरेहा लिखते हैं, आदतें हमारे पर्यावरण में बार बार होने वाली समस्याओं के लिए बस विश्वसनीय समाधान है। जैसे जैसे आदतें बनती हैं, मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर कम होता जाता है। आप सफलता की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं और बाकी सब कुछ अनदेखा कर देते हैं। जब भविष्य में ऐसी ही स्थिति आती है, तो आप ठीक ठीक जानते हैं कि किस पर ध्यान देना है। अब किसी स्थिति के हर पहलू का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आपका मस्तिष्क परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़ देता है और एक मानसिक नियम बनाता है, अगर यह है तो वह है। जब भी स्थिति उपयुक्त हो, इन संज्ञानात्मक स्क्रिप्ट का स्वचालित रूप से पालन किया जा सकता है। जैसे जैसे आदतें बनती हैं, मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर कम होता जाता है। आप सफलता की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं और बाकी सब कुछ अनदेखा कर देते हैं। जब भविष्य में ऐसी ही स्थिति आती है, तो आप ठीक ठीक जानते हैं कि किस पर ध्यान देना है। अब किसी स्थिति के हर पहलू का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आपका मस्तिष्क परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़ देता है और एक मानसिक नियम बनाता है, अगर यह है तो वह है। जब भी स्थिति उपयुक्त हो, इन संज्ञानात्मक स्क्रिप्ट का स्वचालित रूप से पालन किया जा सकता है। अब जब भी आप तनाव महसूस करते हैं, तो आपको भागने की इच्छा होती है। जैसे ही आप काम से घर के दरवाजे पर आते हैं, आप वीडियो गेम कंट्रोलर पकड़ लेते हैं। एक विकल्प जिसके लिए पहले प्रयास की आवश्यकता होती थी, अब स्वचालित है। एक आदत बन गई है। आदतें अनुभव से सीखी गई मानसिक शॉर्टकट हैं। एक अर्थ में आदत अतीत में किसी समस्या को हल करने के लिए आपके द्वारा पहले अपनाए गए कदमों की स्मृति मात्र है। जब भी परिस्थितियां सही हों, आप इस स्मृति का उपयोग कर सकते हैं और स्वचालित रूप से वही समाधान लागू कर सकते हैं। मस्तिष्क द्वारा अतीत को याद रखने का मुख्य कारण ये है कि भविष्य में क्या काम करेगा, इसका बेहतर अनुमान लगाया जा सके। आदत बनाना अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है क्योंकि चेतन मन मस्तिष्क की सबसे बड़ी बाधा है। यह एक समय में केवल एक ही समस्या पर ध्यान दे सकता है। परिणामस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सचेत ध्यान को सबसे जरूरी काम पर बनाए रखने के लिए काम करता रहता है। जब भी संभव हो, चेतन मन अचेतन मन को स्वचालित रूप से काम सौंपना पसंद करता है। आदत बनने पर ठीक यही होता है। आदतें संज्ञानात्मक भार को कम करती हैं और मानसिक क्षमता को मुक्त करती हैं, ताकि आप अपना ध्यान दूसरे कामों पर लगा सकें। आदतों की प्रभावशीलता के बावजूद कुछ लोग अभी भी आदतों के लाभों के बारे में सोचते हैं। तर्क इस प्रकार है, क्या आदतें मेरे जीवन को नीरस बना देंगी? मैं खुद को ऐसी जीवनशैली में नहीं बांधना चाहता जिसका मैं आनंद नहीं लेता। क्या इतनी दिनचर्या जीवन की जीवंतता और सहजता को खत्म नहीं कर देती? शायद ही। ऐसे सवाल एक गलत द्वंद्व स्थापित करते हैं। वे आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपको आदतें बनाने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बीच चयन करना है। वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आदतें स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती हैं, वे इसे बनाती हैं। वास्तव में जो लोग अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, वे अक्सर सबसे कम स्वतंत्रता वाले लोग होते हैं। अच्छी वित्तीय आदतों के बिना आप हमेशा अगले डॉलर के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अच्छी स्वास्थ्य आदतों के बिना आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। अच्छी सीखने की आदतों के बिना आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप पीछे हैं। अगर आपको हमेशा सरल कार्यों के बारे में निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाता है, मुझे कब व्यायाम करना चाहिए, मुझे लिखने के लिए कहाँ जाना चाहिए, मुझे बिल कब चुकाने चाहिए, तो आपके पास स्वतंत्रता के लिए कम समय है। जीवन की बुनियादी बातों को आसान बनाकर ही आप स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता के लिए आवश्यक मानसिक स्थान बना सकते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपनी आदतों को नियंत्रित कर लेते हैं और जीवन की बुनियादी बातों को नियंत्रित और पूरा कर लेते हैं, तो आपका दिमाग नई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने और अगली समस्याओं को हल करने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतें बनाने से आप भविष्य में जो चाहें कर सकते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं, इसका विज्ञान। आदत बनाने की प्रक्रिया को 4 सरल चरणों में विभाजित किया जा सकता है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। इसे इन मूलभूत भागों में विभाजित करने से हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि आदत क्या है, ये कैसे काम करती है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। ये 4 चरणीय पैटर्न हर आदत की रीढ़ है और आपका मस्तिष्क हर बार एक ही क्रम में इन चरणों से गुजरता है। सबसे पहले संकेत है। संकेत आपके मस्तिष्क को एक व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है।
यह एक ऐसी जानकारी है जो इनाम की भविष्यवाणी करती है। हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज उन संकेतों पर ध्यान दे रहे थे जो भोजन, पानी और सेक्स जैसे प्राथमिक पुरस्कारों के स्थान का संकेत देते थे। आज हम अपना अधिकांश समय उन संकेतों को सीखने में बिताते हैं जो पैसे और प्रसिद्धि, शक्ति और स्थिति, प्रशंसा और अनुमोदन, प्यार और दोस्ती या व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना जैसे माध्यमिक पुरस्कारों की भविष्यवाणी करते हैं। बेशक, ये प्रयास अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवित रहने और प्रजनन की संभावनाओं को भी बेहतर बनाते हैं, जो कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे गहरा उद्देश्य है। आपका दिमाग लगातार आपके आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण कर रहा है ताकि यह पता चल सके कि पुरस्कार कहाँ स्थित हैं। चूंकि संकेत पहला संकेत है कि हम पुरस्कार के करीब हैं, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से लालसा की ओर ले जाता है। लालसा दूसरा चरण है, और वे हर आदत के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। प्रेरणा या इच्छा के किसी स्तर के बिना, परिवर्तन की लालसा के बिना हमारे पास कार्य करने का कोई कारण नहीं है। आप जिस चीज की लालसा करते हैं वो आदत नहीं है, बल्कि वो स्थिति में परिवर्तन है जो ये प्रदान करती है। आप सिगरेट पीने की लालसा नहीं करते हैं, आप इससे मिलने वाली राहत की भावना की लालसा करते हैं। आप अपने दांत ब्रश करने से प्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि मुंह साफ होने की भावना से प्रेरित होते हैं। आप टेलीविजन चालू नहीं करना चाहते हैं, आप मनोरंजन करना चाहते हैं। हर लालसा आपकी आंतरिक स्थिति को बदलने की इच्छा से जुड़ी होती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। लालसा हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांत रूप में कोई भी जानकारी लालसा को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक ही संकेत से प्रेरित नहीं होते हैं। जुआरी के लिए स्लॉट मशीनों की आवाज़ एक शक्तिशाली ट्रिगर हो सकती है जो इच्छा की तीव्र लहर को जगाती है। जो व्यक्ति शायद ही कभी जुआ खेलता है, उसके लिए कैसीनो की झंकार और झंकार सिर्फ पृष्ठभूमि की आवाज़ है। संकेत तब तक अर्थहीन होते हैं जब तक कि उनकी व्याख्या न की जाए। पर्यवेक्षक के विचार, भावनाएं और भावनाएं ही हैं जो संकेत को लालसा में बदल देती हैं। तीसरा चरण प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया वह वास्तविक आदत है जो आप करते हैं, जो किसी विचार या क्रिया का रूप ले सकती है। प्रतिक्रिया होती है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार के साथ कितना घर्षण जुड़ा हुआ है। यदि किसी विशेष क्रिया के लिए आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले शारीरिक या मानसिक प्रयास से अधिक की आवश्यकता होती है, तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया आपकी क्षमता पर भी निर्भर करती है। ये सरल लगता है, लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में सक्षम हों। यदि आप बास्केटबॉल को डुबोना चाहते हैं, लेकिन हुप तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊंची छलांग नहीं लगा सकते, तो आप किस्मत से बाहर हैं। अंत में, प्रतिक्रिया एक पुरस्कार प्रदान करती है। पुरस्कार हर आदत का अंतिम लक्ष्य होते हैं। संकेत पुरस्कार को नोटिस करने के बारे में है। लालसा पुरस्कार की इच्छा के बारे में है। प्रतिक्रिया पुरस्कार प्राप्त करने के बारे में है। हम पुरस्कारों का पीछा करते हैं क्योंकि वे दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। 1, वे हमें संतुष्ट करते हैं, और 2, वे हमें सिखाते हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य आपकी लालसा को संतुष्ट करना है। हाँ, पुरस्कार अपने आप में लाभ प्रदान करते हैं। भोजन और पानी आपको जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पदोन्नति मिलने से अधिक पैसा और सम्मान मिलता है। आकार में आने से आपका स्वास्थ्य और डेटिंग की संभावनाएं बेहतर होती हैं। लेकिन अधिक तात्कालिक लाभ ये है कि पुरस्कार खाने या प्रतिष्ठा हासिल करने या स्वीकृति जीतने की आपकी लालसा को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए, पुरस्कार संतुष्टि और लालसा से राहत प्रदान करते हैं। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि भविष्य में कौन से कार्य याद रखने योग्य हैं। आपका मस्तिष्क एक पुरस्कार डिटेक्टर है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपका संवेदी तंत्रिका तंत्र लगातार निगरानी करता रहता है कि कौन से कार्य आपकी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं और आनंद प्रदान करते हैं। खुशी और निराशा की भावनाएं प्रतिक्रिया तंत्र का हिस्सा हैं जो आपके मस्तिष्क को उपयोगी कार्यों को बेकार से अलग करने में मदद करती हैं। पुरस्कार प्रतिक्रिया चक्र को बंद करते हैं और आदत चक्र को पूरा करते हैं। यदि कोई व्यवहार 4 चरणों में से किसी एक में अपर्याप्त है, तो यह आदत नहीं बनेगा। संकेत को हटा दें और आपकी आदत कभी शुरू नहीं होगी। लालसा को कम करें और आपको कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा का अनुभव नहीं होगा। व्यवहार को कठिन बनाएं और आप इसे करने में सक्षम नहीं होंगे। और यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में विफल रहता है, तो आपके पास भविष्य में इसे फिर से करने का कोई कारण नहीं होगा।
पहले 3 चरणों के बिना कोई व्यवहार नहीं होगा। चारों के बिना कोई व्यवहार दोहराया नहीं जाएगा। आदत का चक्र। संक्षेप में, संकेत एक लालसा को ट्रिगर करता है, जो एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, जो एक इनाम प्रदान करता है, जो लालसा को संतुष्ट करता है और अंततः संकेत के साथ जुड़ जाता है। साथ में, ये 4 चरण एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम, जो अंततः आपको स्वचालित आदतें बनाने की अनुमति देता है। इस चक्र को आदत लूप के रूप में जाना जाता है। ये 4 चरणीय प्रक्रिया कभी कभार होने वाली नहीं है, बल्कि यह एक अंतहीन फीडबैक लूप है जो हर पल आपके जीवित रहने के दौरान चलता रहता है और सक्रिय रहता है, यहाँ तक कि अभी भी। मस्तिष्क लगातार पर्यावरण को स्कैन कर रहा है, यह अनुमान लगा रहा है कि आगे क्या होगा, अलग अलग प्रतिक्रियाओं को आजमा रहा है और परिणामों से सीख रहा है। पूरी प्रक्रिया एक पल में पूरी हो जाती है और हम इसे बार बार इस्तेमाल करते हैं, बिना ये जाने कि पिछले पल में क्या क्या हुआ था। हम इन 4 चरणों को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, समस्या चरण और समाधान चरण। समस्या चरण में संकेत और लालसा शामिल है, और ये तब होता है जब आपको एहसास होता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। समाधान चरण में प्रतिक्रिया और इनाम शामिल है, और ये तब होता है जब आप कार्रवाई करते हैं और वो बदलाव हासिल करते हैं जो आप चाहते हैं। समस्या चरण 1 संकेत, 2 लालसा, समाधान चरण 3 प्रतिक्रिया, 4 पुरस्कार। सभी व्यवहार किसी समस्या को हल करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। कभी कभी समस्या ये होती है कि आप कुछ अच्छा देखते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कभी कभी समस्या ये होती है कि आप दर्द का अनुभव कर रहे हैं और आप इससे राहत चाहते हैं। किसी भी तरह से, हर आदत का उद्देश्य आपके सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है। अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि वास्तविक जीवन में ये कैसा दिखता है। कल्पना करें कि आप एक अंधेरे कमरे में चलते हैं और लाइट स्विच चालू करते हैं। आपने इस सरल आदत को इतनी बार किया है कि यह बिना सोचे समझे हो जाता है। आप 1 सेकंड के अंश में सभी 4 चरणों से गुजरते हैं। कार्य करने की इच्छा बिना सोचे समझे आप पर हावी हो जाती है। समस्या चरण 1 संकेत, आपका फोन एक नए टेक्स्ट संदेश के साथ बजता है। 2 लालसा, आप संदेश की सामग्री जानना चाहते हैं। समाधान चरण 3 प्रतिक्रिया, आप अपना फोन पकड़ते हैं और टेक्स्ट पढ़ते हैं। 4 पुरस्कार, आप संदेश पढ़ने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। अपना फोन पकड़ना आपके फोन की घंटी बजने से जुड़ जाता है। समस्या चरण 1 संकेत, आप ईमेल का जवाब दे रहे हैं। 2 लालसा, आप काम से तनावग्रस्त और अभिभूत महसूस करने लगते हैं। आप नियंत्रण में महसूस करना चाहते हैं। समाधान चरण 3 प्रतिक्रिया, आप अपने नाखून काटते हैं। 4 पुरस्कार, आप तनाव कम करने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। अपने नाखून काटना ईमेल का जवाब देने से जुड़ जाता है। समस्या चरण 1 संकेत, आप जागते हैं। 2 लालसा, आप सतर्क महसूस करना चाहते हैं। समाधान चरण 3 प्रतिक्रिया, आप एक कप कॉफी पीते हैं। 4 पुरस्कार, आप सतर्क महसूस करने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। कॉफी पीना जागने के साथ जुड़ जाता है। समस्या चरण 1 संकेत, आप अपने कार्यालय के पास सड़क पर चलते समय डोनट की दुकान की गंध महसूस करते हैं। 2 लालसा, आपको डोनट खाने की लालसा होने लगती है। समाधान चरण 3 प्रतिक्रिया, आप एक डोनट खरीदते हैं और उसे खाते हैं। 4 पुरस्कार, आप डोनट खाने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। डोनट खरीदना आपके कार्यालय के पास सड़क पर चलने के साथ जुड़ जाता है। समस्या चरण 1 संकेत, आप काम पर एक परियोजना में एक अड़चन का सामना करते हैं। 2 लालसा, आप अटक जाते हैं और अपनी हताशा को दूर करना चाहते हैं। समाधान चरण 3 प्रतिक्रिया, आप अपना फोन निकालते हैं और सोशल मीडिया चेक करते हैं। 4 पुरस्कार, आप राहत महसूस करने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। सोशल मीडिया चेक करना काम में रुकावट महसूस करने से जुड़ा हुआ है। समस्या चरण 1 संकेत,
आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं। 2. लालसा, आप देखना चाहते हैं। समाधान चरण। 3. प्रतिक्रिया, आप लाइट स्विच चालू करते हैं। 4. पुरस्कार, आप देखने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। लाइट स्विच चालू करना एक अंधेरे कमरे में होने से जुड़ा हुआ है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हम शायद ही कभी उन आदतों पर ध्यान देते हैं जो हमारे जीवन को चला रही हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पर कभी दोबारा विचार नहीं करते कि हम हर सुबह सबसे पहले एक ही जूता पहनते हैं, या हर बार इस्तेमाल के बाद टोस्टर को अनप्लग कर देते हैं, या काम से घर आने के बाद हमेशा आरामदायक कपड़े पहनते हैं। दशकों की मानसिक प्रोग्रामिंग के बाद हम अपने आप ही सोचने और काम करने के इन पैटर्न में ढल जाते हैं। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। अगले अध्यायों में हम बार बार देखेंगे कि कैसे संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार के 4 चरण हमारे द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले लगभग हर काम को प्रभावित करते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें इन 4 चरणों को एक व्यावहारिक ढांचे में बदलने की ज़रूरत है, जिसका उपयोग हम अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। मैं इस ढांचे को व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहता हूँ, और यह अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए नियमों का एक सरल सेट प्रदान करता है। आप प्रत्येक नियम को एक लीवर के रूप में सोच सकते हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जब लीवर सही स्थिति में होते हैं तो अच्छी आदतें बनाना आसान होता है। जब वे गलत स्थिति में होते हैं तो ये लगभग असंभव होता है। अच्छी आदत कैसे बनाएं? पहला नियम, संकेत, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम, लालसा, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम, पुरस्कार, इसे संतोषजनक बनाएं। हम इन नियमों को उलटकर यह सीख सकते हैं कि बुरी आदत को कैसे तोड़ा जाए। बुरी आदत को कैसे तोड़ा जाए? पहला नियम, संकेत, उल्टकर, इसे अदृश्य बनाएं। दूसरा नियम, लालसा, उल्टकर, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया, उल्टकर, इसे कठिन बनाएं। चौथा नियम, पुरस्कार, उल्टकर, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेरे लिए ये दावा करना गैर जिम्मेदाराना होगा कि ये 4 नियम किसी भी मानवीय व्यवहार को बदलने के लिए एक संपूर्ण रूपरेखा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे करीब हैं। जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम लगभग हर क्षेत्र में लागू होते हैं, खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर चिकित्सा, कॉमेडी से लेकर प्रबंधन तक। इन नियमों का उपयोग आप किसी भी चुनौती का सामना करने में कर सकते हैं। प्रत्येक आदत के लिए पूरी तरह से अलग रणनीतियों की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं तो आप बस खुद से पूछ सकते हैं। 1. मैं इसे कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ? 2. मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ? 3. मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? 4. मैं इसे कैसे संतोषजनक बना सकता हूँ? अगर आपने कभी सोचा है, मैं जो कहता हूँ वो क्यों नहीं करता? मैं अपना वजन क्यों नहीं घटाता, या धूम्रपान क्यों नहीं छोड़ता, या रिटायरमेंट के लिए बचत क्यों नहीं करता, या कोई साइड बिजनेस क्यों नहीं शुरू करता? मैं क्यों कहता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण है लेकिन कभी उसके लिए समय नहीं निकाल पाता? इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने की कुंजी इन बुनियादी नियमों को समझना और उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदलना है। अगर कोई लक्ष्य मानव स्वभाव के खिलाफ जाता है तो उसका असफल होना तय है। आपकी आदतें आपके जीवन में मौजूद सिस्टम द्वारा आकार लेती हैं। आगे आने वाले अध्यायों में हम इन नियमों पर एक एक करके चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि आप इनका इस्तेमाल करके एक ऐसी प्रणाली कैसे बना सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक रूप से उभरें और बुरी आदतें खत्म हो जाएं। अध्याय सारांश। आदत एक ऐसा व्यवहार है जिसे स्वचालित बनने के लिए पर्याप्त बार दोहराया गया है। आदतों का अंतिम उद्देश्य जीवन की समस्याओं को यथासंभव कम ऊर्जा और प्रयास से हल करना है। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में तोड़ा जा सकता है जिसमें 4 चरण शामिल हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का एक सरल समूह है जिसका उपयोग हम बेहतर आदतें बनाने के लिए कर सकते हैं। वे हैं: 1. इसे स्पष्ट करें। 2. इसे आकर्षक बनाएं। 3. इसे आसान बनाएं और 4. इसे संतोषजनक बनाएं। कृपया इस पुस्तक का अगला अध्याय अवश्य सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह मुझे आपके लिए ऐसे और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।